गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने देखा था एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का एक टॉपिक और आज हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हमने दो चीज़ें देखी थी। एड्सॉर्प्शन में सरफेस पर एड्सॉर्ब होती है कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज, जबकि एब्जॉर्प्शन में इंटरनली पूरी बल्क प्रोसेस होती है। एक नई टर्म और है जिसको हम कहते हैं जॉर्प्शन। जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दोनों ही एक साथ होती है, जब एक ही प्रोसेस के अंदर या एक ही रिएक्शन के अंदर एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? जॉर्प्शन, यानी कि शोषण कहलाता है उसका। ठीक है, कुछ एग्जांपल से हम आपको डिस्क्राइब करते हैं इनको। फर्स्ट, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस एट द सरफेस ऑफ चारकोल बट आफ्टर सम टाइम गैस इज एब्सॉर्ब्ड इन बल्क ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि पूरी तरह से चारकोल के अंदर जो है, आप जब पहले देखते हो कि H2 गैस को हम चारकोल के ऊपर फ्लो करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है? ओनली ऑन सरफेस पर एड्सॉर्ब होती है। लेकिन हम जब लगातार उसको एड्सॉर्ब करवाते रहते हैं तब क्या होता है? वो पूरी तरह से चारकोल के इंटरनली फैल जाती है, पूरी अंदर तक उसमें जाके एब्सॉर्ब हो जाती है। तो दोनों प्रोसेस हो गई इसमें, एड्सॉर्प्शन भी हो गया और एब्सॉर्प्शन भी हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जॉर्प्शन का। सेकेंड एग्जाम्पल, डाई गेट एब्सॉर्ब्ड एज वेल एज एड्सॉर्ब्ड इन द कॉटन फाइबर, यानी कि आप कोई भी कॉटन फाइबर लोगे और उसके ऊपर कोई भी डाई कलर वगैरह आप डालोगे तो सबसे पहले जब आप कॉटन फाइबर पर डालते हो तो क्या होगा कि पहले तो वो एड्सॉर्ब होगा, ओनली ऑन सरफेस पर रहेगा, लेकिन लगातार आप उसके ऊपर अगर कलर या डाई उस पर अप्लाई करते रहोगे तो धीरे धीरे वो पूरा कॉटन फाइबर कैसा हो जाएगा? कलरफुल, यानी कि डाई जो है वो पूरे कॉटन फाइबर में फैल चुकी है पूरी तरह से। तो उसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन भी हो गया और एड्सॉर्प्शन भी हो गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइप से हमको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम टाइप देख रहे हैं द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट दोनों के मॉलिक्यूलर जो स्पीशीज होती है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है उसके बेस पे हमने दो तरह से इनको डिवाइड किया है। टू टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? वान डेर वाल्स एड्सॉर्प्शन। ये नाम किसके ऊपर रखा गया है? ये जो वान डेर वाल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऊपर वान डेर वाल फोर्सेस जो लगते हैं उसी के बेस पे इनको वान डेर वाल एड्सॉर्प्शन भी कहा गया है। इसमें क्या होता है? when the particle of molecules of adsorbent are held to the surface of adsorbent by the van der Waals forces, the adsorption is called physical adsorption, यानी कि ऐसा एड्सॉर्प्शन जिसके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट दोनों ही आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हो? वान डेर वाल फोर्सेस के थ्रू। जैसे कि दो ये एड्सॉर्बेंट है और ये एड्सॉर्बेंट है, तो दोनों जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या है? वान डेर वाल फोर्स। और वान डेर वाल फोर्स के बारे में हम आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुत ही वीक फोर्स होते हैं, यानी कि इनके बीच में फोर्स कैसा लगता है? बहुत ही वीक लगता है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते हैं। अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो कैसा होता है? वीक। जरा सी हीट देने पर, जरा सा प्रेशर लगाने पर ये बॉन्ड क्या होता है? इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहलाता है, जिसमें वान डेर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? When the forces of attraction between adsorbent and adsorbent are strong chemical bond, the adsorption is called chemical adsorption। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसा हमने ऊपर देखा फिजिकल में बहुत वीक बॉन्ड थे, या हम देखते हैं कि दोनों के बीच में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट दोनों के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। तो उनको हम चाह के भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन या ज़्यादा हीट देने पर ही वो बॉन्ड क्या होंगे? टूटेंगे। तो ये कौन सा एड्सॉर्प्शन है? केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसका दूसरा नाम है लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन। इसको लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं क्योंकि ये जो है एक साइंटिस्ट के नेम पे है, इन्होंने भी ये दिया था। जैसे वान डेर वाल फोर्स जो है वान डेर वाल के द्वारा दिया गया है, वैसे ही लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन जो है लैंगम्यूर एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे दिया गया है। तो ये जो एड्सॉर्प्शन है केमिकल, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनको हम इजीली नहीं ब्रेक कर सकते। जब भी कोई रिएक्शन होगी तो बहुत ज़्यादा
इस तरह की रिएक्शन होगी कि वो आसानी से रिवर्सिबल नहीं होगी, जबकि फिजिकल रिएक्शन जो होगी या फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होगा हम फिर से उसको डिसॉर्प्शन भी कर सकेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था डिसॉर्प्शन की, एड्सॉर्प्शन की जो सरफेस होती है जहाँ एड्सॉर्प्शन हो चुका होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, जो एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उनको फिर से रिमूव कर सकते हैं। तो ये किस में पॉसिबल है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। यहाँ जो है हम फिर से डिसॉर्प्शन कर सकते हैं, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से आप इजीली इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड एड्सॉर्बेंट्स। हम कुछ गैसेस का देख रहे हैं जो सॉलिड एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब होती है, जैसे कि द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड एड्सॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कोई भी गैस जब किसी सॉलिड एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब होती है तो वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर द नेचर ऑफ गैस और एड्सॉर्बेंट, यानी कि गैस का नेचर कैसा है, और गैस जो है वही एड्सॉर्बेंट भी है जिसकी सरफेस पर कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज आकर एड्सॉर्ब होगी। तो नेचर कैसा होता है, द नेचर ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक, so each gas is absorbed at the surface of solid in low और हाई अमाउंट, यानी कि लो अमाउंट में भी एड्सॉर्ब हो सकती है और हाई अमाउंट में भी एड्सॉर्ब हो सकती है। जैसा कि कोई भी फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में हमने पहले पढ़ा है कि वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, तो उसमें गैसेस जो होगी वो अलग अलग अमाउंट में एड्सॉर्ब होगी। यानी कोई गैस अगर हाई अमाउंट में एड्सॉर्ब हो रही है तो ऐसा नहीं है कि जो कम अमाउंट में हो रही है तो दूसरी गैस भी क्या होगा, कम ही होगी, वो हाई अमाउंट में भी एड्सॉर्ब हो सकती है। सेकेंड, द रेट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर हम किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन, द मिनिमम टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied even at of high pressure is called critical temperature। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर हम इसे कहते हैं वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी हाई प्रेशर पर किसी गैस को उस मिनिमम टेम्परेचर पर रखने पर वो गैस किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने पर या नीचे आने पर गैस का जो स्टेट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसा कि इसमें बताया कि मिनिमम टेम्परेचर अबाउ, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस क्या हो सकती है, उसके बाद जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल इज एज फॉलोज। यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल की हमने 1 ग्राम क्वांटिटी ली है और 1 ग्राम को हम अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से देख रहे हैं कि 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर ये गैसें किस अमाउंट में या किस टेम्परेचर पर उसमें एड्सॉर्ब होगी। जैसे फर्स्ट हम ले रहे हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 HCl, CO2 CH4 CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 H2, ये सारी गैसेस ली हैं हमने और यहाँ पर इनका हमने क्रिटिकल टेम्परेचर राइट किया है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर आप देख सकते हैं SO2 का होता है 430, NH3 का है 406, वैसे ही अलग अलग टेम्परेचर इनके शो किए गए हैं। तो इनका वॉल्यूम कितना होगा, अगर टेम्परेचर ये है तो वॉल्यूम इनका ये है कि अगर हम गैस इतना वॉल्यूम लेते हैं तो ये इस अमाउंट में इनका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, यानी इस टेम्परेचर पे इतना अमाउंट जो है वो एड्सॉर्ब हो सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कुछ गैसेस के एग्जांपल लिए हैं जिनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि आप डिक्रीज करते हुए देख सकते हो। यहाँ से आप देखते हो कि ऑर्डर जो है टेम्परेचर का वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ सबसे हाईएस्ट है इसका और आगे चलते चलते क्या होता जा रहा है, बहुत लो होता जा रहा है। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि एड्सॉर्प्शन जो है किसी भी गैस का किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर, यानी कि गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे और उसके एड्सॉर्बेंट जो होता है उसकी सरफेस के ऊपर कितना एड्सॉर्ब होगा वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। थैंक यू वेरी मच।